नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। आप सभी का खूब सारा वेलकम आपके परिवार पीडब्ल्यू पर। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। पढ़ाई लिखाई चल रही होगी, केवल त्योहारों में बिजी नहीं होंगे। थोड़ा सा ये भी याद होगा कि पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब दीपावली खुशियों वाली होगी तो रोज़गार के साथ वाली होगी। और ऐसी दीपावली मुझे तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए पढ़ाई करना ज़रूरी है, पढ़ते रहना चाहिए। और सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होता है जब बाकी के पटाखे चला रहे होते हैं और आप उस आवाज़ में पढ़ रहे होते हैं। मतलब बाकी के जब आराम कर रहे होते हैं तब आप पढ़ रहे होते हैं, बाकी के जब सो रहे होते हैं तब आप पढ़ रहे होते हैं। और यही जो 2-3 क्वेश्चंस का गैप है ना, यही सिलेक्शन करवाता है, यही सिलेक्शन को रोक देता है। सेशन पूरा देखिएगा, आप सभी को सेशन अच्छा लगेगा, इस बात का पूरा भरोसा है मुझे। तो आगे बढ़ने से पहले बस यही बोलूँगा कि मेहनत करते रहिए। मेहनत का कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। प्यारे साथियों, प्रैक्टिस सेट संख्या कौन सा है ये वाली बात अलग है, लेकिन आपका जो पहला सवाल है उस पहले सवाल का नाम है कि भाई साहब, आयरन पायराइट्स का रासायनिक सूत्र क्या है? आयरन पायराइट्स का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, तो आयरन पायराइट्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2S2। आयरन पायराइट्स किस में प्रयोग होता है? अगर आपसे ये पूछ ले आयरन पायराइट्स किस में प्रयोग होता है, अगर आपसे ये पूछ ले तो आप क्या, क्योंकि इसकी जो चमक है ना, मतलब इसकी जो ब्राइटनिंग है ना, ये देखने पर सोने जैसा लगता है कि यार ब्राइट तो सोने जैसा है। इसका प्रयोग कई कामों में होता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, लोहा बनाने में, क्योंकि इसमें फेरस है ना, S2 है ना दोनों, तो इसका प्रयोग इन दोनों जगहों पर भी होता है। भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खोला गया? प्रथमा नाम था उसका, ये आपको जल्दी से विकल्प में बताना है। 2 अक्टूबर 1975, 31 जनवरी 1976, 28 फरवरी 1980, 4 अप्रैल 1981। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खोला गया था? इसका क्या नाम था? नाम में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्या नाम था। तो इसका नाम था प्रथमा ग्रामीण बैंक। और वर्तमान में जो नाबार्ड है, ये आपका ग्रामीण बैंकों से संबंधित सबसे बड़ी संस्था है, क्योंकि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से संबंधित है। अर्थात इसकी स्थापना सुब्रमण्य सिंह समिति की अनुशंसा पर 1982 में की गई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका इस समय अध्यक्ष बोलते हैं, उनका नाम है साजो केबी। साजो केबी, इसका अध्यक्ष कौन है? साजो केबी। नाबार्ड का बताया है, नाबार्ड का काम होता है, देखो क्या लिख रहा है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, भारत का ऐसा राष्ट्रीय बैंक जो कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित है। कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित है, भारत का ऐसा राष्ट्रीय बैंक है ये, भारत में ग्रामीण विकास करने से संबंधित है।
तो ये नाबार्ड है, सुब्रमण्यम सिंह समिति की अनुशंसा पर 1982 में बना था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में, वर्तमान में इसके अध्यक्ष साजो केबी हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश किस राज्य में है? अब जब ऋषिकेश दे ही दिया तो इसको फिर ये नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि उत्तराखंड में है। फिर कहां पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी उत्तराखंड के देहरादून में और 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था। 39वें राष्ट्रीय खेल मेघालय में आयोजित किए जाएंगे। मेघालय में आयोजित किए जाएंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर किया गया? देहरादून में। जबकि 39वें कहां पर किए जाएंगे? और 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था गोवा में, वो 2024 में हुआ था। अलग अलग है तीनों, है ना। तो ये राष्ट्रीय खेलों का आयोजन यहां हुआ था। अगला प्रश्न है, भूगोल में द्वैतवाद का विकास किस शताब्दी में हुआ? भूगोल में द्वैतवाद का विकास किस शताब्दी में हुआ? 15, 16, 17, 18। कांट की विचारधारा है जियोग्राफिया जनरलिसिस नाम की पुस्तक थी। 1650 में एक पुस्तक लिखी गई, जियोग्राफिया जनरलिसिस। जियोग्राफिया जनरलिसिस और वर्नहार्ड वारेनियस इन्होंने इसका प्रयोग किया था पहली बार, द्वैतवाद का। मैडम क्यूरी का जन्म कब हुआ था? मैडम क्यूरी का जन्म कहां हुआ था? अच्छा, मैडम क्यूरी इसलिए भी प्रसिद्ध हैं क्योंकि इन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता है, एक बार फिजिक्स और एक बार केमिस्ट्री के क्षेत्र में। ये पहली महिला हैं जिन्होंने कि नोबेल पुरस्कार जीता है। और जो आपकी रेडियो एक्टिविटी होती है उसकी एसआई इकाई तो होती है बेकुरल, जबकि एक दूसरी इकाई के रूप में क्यूरी को भी माना जाता है। अर्थात क्यूरी और बेकुरल दोनों ही रेडियो एक्टिविटी की इकाई मानी जाती हैं। बेकुरल एसआई इकाई होता है, जबकि क्यूरी इसका दूसरा इकाई होता है। बताइए, मैडम क्यूरी का जन्म कहां हुआ था? तो वारसा, पोलैंड में इनका जन्म हुआ था। यह प्रथम महिला थी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अब तक इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अब तक इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। कितनी बार? अब तक इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है ना। और अलग अलग क्षेत्रों में मिला है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में। रेडियो एक्टिविटी और रेडियम बनाया था इन्होंने, रेडियम और रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। विजन इंडिया 2020 किसकी पुस्तक है? ये मैंने कल भी करवाया था, आपको याद करो। विजन इंडिया 2020 किसकी पुस्तक है? विजन इंडिया 2020 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की पुस्तक है। महात्मा गांधी की तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है।
जवाहरलाल नेहरू की ए लेटर टू इंडिया। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी? शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी? औरंगजेब के द्वारा। अच्छा, 1665 में पुरंदर की संधि हुई। शिवाजी और जयसिंह के बीच। शिवाजी और जयसिंह के बीच इस संधि के माध्यम से और कहा गया कि इस संधि के माध्यम से कहा गया कि शिवाजी अपने कुछ किलों को मुगलों को दे देंगे और मुगलों से शिवाजी को बहुत सारी सहायता भी मिलेगी। वैसे मराठाओं को कभी आवश्यकता पड़ी नहीं मुगलों की सहायता की, उल्टे मुगलों की ही सहायता की। तो ये जयसिंह की वजह से हुआ था। ये संधि नहीं हो नहीं रही थी। शिवाजी ने कहा कि चल तू आया है तो चल संधि कर लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं। वो पुरंदर की संधि है। हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी हम्पी, और एक कल की क्लास में आपको करवाया था तुंगभद्रा। तो याद रखना है आपको, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हुआ करती थी। कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? अब्दुल फतेह, सोमदेव भट्ट, मुकेश वर्मा, कालिदास। कथा फतेह सागर के रचयिता कौन है? मुकेश वर्मा, अबुल फजल, सोमदेव भट्ट, कालिदास। बताओ। बताओ जल्दी से। कथा सरित सागर के सोमदेव भट्ट रचयिता हैं। विश्व का सबसे प्राचीनतम राजवंश किस देश का है? विश्व का सबसे प्राचीनतम राजवंश किस देश का है? जापान, जर्मनी, रूस, अमेरिका। जापान, जर्मनी, रूस, अमेरिका। यामाती राजवंश है। यामाती राजवंश है, और अभी भी वहां पर राजा ही होता है, अर्थात जापान। जापान में आप अभी भी राजा होता है। आपको पता है कि नहीं पता? किस किस को पता है? एक बार हैंड रेज करो। जापान में अभी भी राजा होता है।
मोदी जी अभी गए थे जापान, दारूमा गुड़िया मिली थी, दारूमा गुड़िया। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बन रही है ना, सामे तकाइची, सामे तकाइची, जापान की, जापान की प्रथम महिला और प्रधानमंत्री, सामे तकाइची। अगला है आपका, राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा है? अमेरिका, चीन, भारत, मलेशिया। राष्ट्रमंडल खेल ऐसे खेल होते हैं जो कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे थे, तो वो गुलाम देश आपस में मिलकर जो खेल खेलते हैं उसको कहा जाता है राष्ट्रमंडल खेल। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है कॉमनवेल्थ गेम्स। ये जो आपके राष्ट्रमंडल खेल हुए थे सबसे पहले, ये कहां पर हुए थे? इन खेलों का पुराना नाम था एम्पायर खुला खेल। पुराना नाम याद रखना है आपको, एम्पायर खेल, ब्रिटिश एम्पायर खेल। राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन था? चीन, भारत, मलेशिया, अमेरिका। ब्रिटिश एम्पायर खेल इसका पुराना नाम था, उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स रखा गया। और कनाडा के हैमिल्टन में 1930 में, कनाडा के हैमिल्टन ने इसकी मेजबानी की थी। इस प्रकार से प्रश्न के चारों विकल्प गलत है। सही कौन सा है आपका? 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में। बच्चों, ये जो है आपका राष्ट्रमंडल जो संस्था है, इसमें रहना बाध्यकारी थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है कि जबरदस्ती इसमें रहना ही पड़ेगा। कोई भी देश अपनी इच्छा से इसमें रहना चाहता है तो रहे, नहीं रहना चाहता तो ना रहे। ऐसे कोई जिद नहीं है कि मतलब अभी भी गुलाम थोड़ी ना हम ब्रिटेन के। इंडिया वैसे है, इंडिया रहता है इसमें, इंडिया इसका सदस्य है। सीखने को मिल जाता है, बहुत सारे देशों के साथ खेल खेलने को मिल जाता है, मीटिंग हो जाती है, व्यापारिक समझौते हो जाते हैं, बहुत आसान होता है, चार्टर बना हुआ है इसका एक। तो वो वैसे सही है, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है। कुछ समय पहले मालदीव ने छोड़ दिया था इसे। भारत के संविधान के शिल्पकार किसको कहा जाता है? बताओ। तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। तो भारतीय संविधान का शिल्पी कहा जाता है डॉक्टर अंबेडकर साहब को। देखो, सीवी रमन तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। सॉरी, नोबेल का फिजिक्स में पुरस्कार, भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? सीवी रमन। इनकी तो याद में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। जो हमारी मसौदा समिति थी, जिसको कि ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, जिसको कि ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। और जो आपके डॉक्टर अंबेडकर साहब थे ना, इन्होंने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा था।
भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा था अनुच्छेद 32 को। तो अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा भी किसने कहा था? डॉक्टर अंबेडकर साहब ने। क्लियर है? कर लोगे? उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, आधुनिक ओलंपिक का पिता किसको कहा जाता है? देखो ये कितने सेम सेम नाम है, जेम पियोजे, जी पियरे, पियरे डी कुर्बेटिन, कुर्बिनियन, पियरे डी कार्बेटिन। देखो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो कि अभी जिम्बाब्वे की पहली अध्यक्ष बनी है, महिला, अगर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की बात करें तो जिम्बाब्वे की महिला पहली महिला है जो कि ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष बनी है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जिसको कि 23 जून 1894 को बनाया गया था लुसाने स्विट्जरलैंड में, उसका जनक है कौन? आपका पियरे डी कार्बेटिन। कौन है? पियरे डी कार्बेटिन। अब पियरे डी कार्बेटिन इसके जनक हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। आधुनिक ओलंपिक का पिता कहा जाता है क्योंकि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 एथेंस से हुई थी। 1896 कहां से हुई? एथेंस से। और 23 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस भी कब मनाया जाता है? 23 जून को हर साल। लेकिन एक सवाल आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कहां पर हुई थी? आपके लुसाने में नहीं हुई थी, यह हुई थी पेरिस में स्थापना। इसको स्थापित करने के लिए जो बैठक आयोजित की गई थी वो आयोजित की गई थी आपके कहां? पेरिस में। हो गया होगा, कर लिया होगा और आपके समझ में भी आ रहा होगा। एक बार थम्स अप करते रहिए जिससे कि कंफर्म होता रहे कि हाँ जी बिल्कुल सेटिस्फाइड है और आपके समझ में आता जा रहा है। ठीक है छोटे बच्चों, कोई दिक्कत या परेशानी, दुख दर्द या तकलीफ हो तो पूछ सकते हैं बिल्कुल। सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला राज्य कौन है? ऐसा क्षेत्र, ऐसा राज्य कौन सा है जिसका सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र किसका है? देखो नॉर्मल सी बात है, सब जानते हैं निर्वाचन क्षेत्र की जब बात होती है तो यहां पर अगर हम बात करें कि अगर क्षेत्रफल के आधार पर पूछेगा तो राजस्थान, और मतदाताओं के आधार पर पूछे तो उत्तर प्रदेश है। और निर्वाचन क्षेत्र की बात मेरे ख्याल से मतदान के आधार पर होनी चाहिए। अगर क्षेत्रफल के आधार पर पूछेगा तो ये हो जाएगा, और अगर मतदाताओं के आधार पर पूछेगा, जनसंख्या के आधार पर, तो आपका ये हो जाएगा। क्योंकि देखो यहां पर लोकसभा की 80 सीट है, यहीं से अंदाजा लग जाता है कि पांचवें, अगर हम पूरे लोकसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो अगर उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी मजबूत स्थिति में है, पूछ रहे हो 80 सीट, 80 सीट में से अगर किसी को 60-65 सीट भी मिल रही है ना, तो केंद्र में उसकी सत्ता बनना 100% तय है। उत्तर प्रदेश डिसाइडर रहा है। अब आप पिछले लोकसभा चुनाव को देखो 2014 को, फिर 2019 को देखो। 2014 में मेरे ख्याल से 80 में से एक या दो सीट हारे थे, बस 3 सीट हारे होंगे, 2-3 सीट ही हारे थे। बीजेपी वाले सारी सीट जीते थे और इस बार भी स्थिति मजबूत थी। तो निकलता रास्ता यहीं से है। 4 राज्य बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लोकसभा के चुनावों में: उत्तर प्रदेश,
बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान। इसके अलावा 2 और राज्य हैं, अगर उनको भी कैसे भी करके साध लिया तो बल्ले बल्ले हो जाती है, पश्चिम बंगाल और आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से इन्फ्लुएंस रहता है, राजस्थान से सटा हुआ है, इन्फ्लुएंस रहता है, प्रभाव रहता है इस यहाँ की राजनीति का उधर। तो वो आपको देखना है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा होना चाहिए जनसंख्या के आधार पर। ऑस्कर पुरस्कार से विभूषित पहले भारतीय थे आपके भानु अथैया। देविका रानी तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली, दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला थी और पहली ही भारतीय थी, और पहली ही पुरस्कार इनको दिया गया था सबसे पहले। मधुबाला सत्यजीत रे बाद में। लिटिल कॉर्पोरेल के नाम से किसको जाना जाता है? ने कपिल देव, नेपोलियन बोनापार्ट, सुनील गावस्कर। नहीं, ये लिटिल मास्टर है, लिटिल मास्टर है। कपिल देव को कहते हैं हरियाणा हरिकेन, हरियाणा हरिकेन। हिटलर को कहते हैं फ्यूरर, और बोनापार्ट को कहते हैं क्या? नेपोलियन बोनापार्ट को क्या कहते हैं? लिटिल कार्लपोल, लिटिल कार्लपोल। और मास्टर ब्लास्टर अगर पूछे, क्योंकि ये कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं हम लोग, मास्टर ब्लास्टर पूछे तो वो सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र कैसा था? वर्गाकार, आयताकार, शंक्वाकार, त्रिभुजाकार? सिंधु घाटी सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार में है? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, शंक्वाकार? अगर हम बात करें तो देखो, ऊपर पाकिस्तान है, इधर आ जाता है राजस्थान तक, फिर इधर आ जाता है आपका हरियाणा तक। इन दोनों को मिला दो यहां पर, क्योंकि महाराष्ट्र आ जाता है, ऐसे करके मिला दोगे तो लगभग त्रिभुजाकार निकल के आ जाता है। अभी दिल्ली दूर है, नारा किसका है? मतलब किसने कहा था? ये निजामुद्दीन औलिया ने कहा था गयासुद्दीन तुगलक को। जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल को विजय करके वापस आ रहा था तो किसी बात को लेकर बहस हो गई दोनों की, क्योंकि वो बंगाल विजय करके आया था तो उसको बड़ा बढ़िया लग रहा था। तो दिल्ली दूरस्थ है किसने कहा था? तो वो आते आते उन्होंने कहा कि देखो हुनूज, अभी आप पहुंचे नहीं हो, जीत गए हो ये मान लिया, लेकिन हुनूज अभी दिल्ली दूरस्थ है, दिल्ली अभी दूरस्थ है। तो हुनूज दिल्ली दूरस्थ मतलब निजामुद्दीन औलिया सूफी संत हुआ करते थे। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहां पर स्थित है? भोपाल, इलाहाबाद, शिमला, हैदराबाद? लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहां स्थित है? शिमला, हैदराबाद, भोपाल, इलाहाबाद? बताओ जल्दी से। तो ये आपके हैदराबाद में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी, पॉलीग्राफी, इपिग्राफी, फॉलीग्राफी? जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी, पॉलीग्राफी, इपिग्राफी, फॉलीग्राफी? तो नॉर्मली मोदी जी ने जब शुरुआत की थी प्रधानमंत्री बनने की, तो उन्होंने एक 3D फॉर्मूला दिया था। एब्रीविएशन बहुत यूज हुए हैं पिछले 10 सालों में, शॉर्ट फॉर्म, और एब्रीविएशंस को बनाया भी गया है, जनता की समझ में कम आते हैं। तो डेमोग्राफी, डिविडेंड, ये सारी चीजें किससे संबंधित हैं आपकी? ये अगर पूछ ले आपसे कि पॉलीग्राफी क्या है, तो ये झूठ पकड़ने वाली मशीन है। इस मशीन का प्रयोग किया था झूठ पकड़ने के लिए। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु जेल में कब हुई? 1944, 1946, 1947, 1948? कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कब हुई? कस्तूरबा गांधी की मृत्यु जेल में कब हुई? 46, 48, 47, 44?
जेल में ही मृत्यु हो गई थी बेटा इनकी, कस्तूरबा गांधी की। समझे? तो ये आपको याद रखना है, 1944 में क्विट इंडिया मूवमेंट अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मृत्यु हो गई थी। संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत में एक संसद होगी? संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत में एक संसद होगी? 61, 65, 63, 65, 61। देखो ये सारे के सारे अनुच्छेद आपके राष्ट्रपति से संबंधित हैं। केवल ये अनुच्छेद है जो कि आपका संसद से संबंधित है। फिर 80 और 81 वहां से राज्यसभा, लोकसभा और ये सब शुरू हो जाते हैं। तो संसद से संबंधित है आपका 79। संसद से संबंधित कौन सा आर्टिकल है आपका? 79। राष्ट्रमंडल के पहले एशियाई महासचिव कौन थे? राष्ट्रमंडल के पहले एशियाई महासचिव कौन थे? पिल्लई, कुरियन, मुखर्जी, शर्मा। इनकी नियुक्ति तो अभी रिसेंटली हुई है, तो आपको वैसे भी पता होगा। कमलेश शर्मा। और कमलेश शर्मा 2008 से 2016 तक 5वें। किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों की संख्या बढ़ाकर 11 कर दी गई? देखो 42वां जो संविधान संशोधन था, इसके तहत तो स्वर्ण सिंह समिति बनी थी और इसने 10 मौलिक कर्तव्य बताए थे। कितने बताए थे? 10 मौलिक कर्तव्य बताए थे। और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, साथ ही साथ 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 51, हमारे भारतीय संविधान के 51A में भाग 4 का में ही तो है मौलिक कर्तव्य, आपके भाग 4 में ही तो है, भाग 4 का। तो यहां पर आपको याद रखना है कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा वही है 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1964 में की गई थी, रूस के सहयोग से की गई थी। आपको याद करना है 1964 में रूस और रोमानिया दूसरा देश था जिसके सहयोग से की गई थी, और ये आपके बिहार के बरौनी में स्थित है। राष्ट्रीय अवार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? विच ईयर वाज द नेशनल अवार्ड एस्टेब्लिश्ड? राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1948, 1966, 1972, 1954। राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना करना शुरू हो जाता है 2 जनवरी 1954 से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, और यहीं पर आपको पता है कि शुरू हुआ था भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री पुरस्कार। प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? क्योंकि देखो 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को आपके गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। और ये 2003 से मनाया जा रहा है। अब तो हर 2 साल के बाद मनाया जाता है, लेकिन ये 2003 से मनाया जा रहा है शुरुआत। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अभी 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था भुवनेश्वर में, 18वां अभी 2025 में हुआ था। किस सिख गुरु ने खुद को सच्चा बादशाह कहा? सच्चा बादशाह, बादशाह लिखा होता है। किस सिख गुरु ने खुद को सच्चा बादशाह कहा? छठे सिख गुरु थे हरगोविंद सिंह। इसमें है ही नहीं, हरगोविंद नाम है इनका, हरगोविंद सिंह नाम था, ये नाम याद रखना है। छठवें सिख गुरु थे, छठवें। इन्होंने पहली बार अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था।
कड़गम किस राज्य का लोक नृत्य है? कड़गम किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा। कड़गम को कहीं कहीं करागम भी लिखा मिलता है। क्या? करागम भी लिखा मिलता है, इसका आपको याद रखना है, तमिलनाडु का है। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? भरतपुर, अजमेर, जैसलमेर, जयपुर। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? अजमेर, जैसलमेर, भरतपुर। अजमेर, जैसलमेर, भरतपुर, जयपुर। भरतपुर से प्रवेश करते हैं। भरतपुर में केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय, चेतन भगत, किरण बेदी, अनुपम खेर। अरुंधति रॉय, चेतन भगत, किरण बेदी, अनुपम खेर। बताओ। व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत, अनुपम खेर, अरुंधति रॉय, किरण बेदी। तो किरण बेदी हैं। थोड़ा सा ऐड और करना पड़ेगा। व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाई, क्या गलत हुआ और क्यों। ये पूरा पुस्तक का नाम है व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाई। आज का अंतिम सवाल, माहेश्वरी किस नदी के तट पर स्थित है? माहेश्वरी किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी। ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा और कावेरी। माहेश्वरी या फिर माहेश्वर भी हो सकता है। माहेश्वरी या फिर माहेश्वर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो प्यारे साथियों, छुट्टियों का भरपूर लुत्फ उठाइए, लेकिन ये भी मत भूलिए कि आपका कोई एक उद्देश्य भी है। तो उस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए इन क्लासेस को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए और एक बार कमेंट भी करके बताया करिए कि आपको क्लास कैसी लगी। इसके पीडीएफ नोट्स आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल arunsir_UP एग्जाम्स वाला पर मिल जाएंगे। तो वहां से आप ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आप इस चैनल को ज्वाइन कर लो और कोई दिक्कत, डाउट या परेशानी आए तो आप इस चैनल पर कोई भी डाउट कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, खूब सारा शुक्रिया, धन्यवाद, लव यू ऑल।